सर्कल और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है और कौन से क्वेश्चन है? ट्रांसवर्स टैंजेंट, इसे ट्रांसवर्स टैंजेंट भी बोल सकते हैं। यस, इसका इक्वेशन बन मिल जाएंगे, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, आप ध्यान रखिए। तो अगर दोनों का डिफरेंस से भी छोटा हो गया तो आप समझ लेना एक दूसरे के अंदर ही है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब एच स्क्वायर, दो चीजों की आवश्यकता है यहाँ पर, एक C1 C2 दैट इज डी कितना है, 0 है। अब ये कैसे होता है, ये भी फोटो आप देख आपने F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बिल्कुल, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक और सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एक तरीके से लास्ट टॉपिक भी और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा समझिए। तो ये है सर्कल और सर्कल का कॉन्सेप्ट, कि सर्कल और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है और कौन से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो सर्कल सर्कल। तो मैं आपको एक बार चैप्टर एक बात में समझा देता हूँ कि इस चैप्टर में कैसे कैसे कहानी होती है। कि सबसे पहले बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो कि सर्कल की फॉर्म्स कौन सी हैं, डायमेट्रिक, पैरामेट्रिक, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एंड सेंट्रल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये पढ़ने के बाद आप पॉइंट और सर्कल पढ़ते हैं। जब आप सर्कल का इक्वेशन लिखना समझ लेते हैं, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है समझ लेते हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है ये सब समझ लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, देन आप पढ़ते हैं कि सर्कल और पॉइंट का क्या रिलेशन है। तो उसमें आप पोजीशन चेक करना सीखते हैं कि किसी भी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। देन आप लाइन और सर्कल पढ़ते हैं। लाइन और सर्कल में आप टेंजेंट की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं, आप कॉर्ड की बात करते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल और लाइन ऑफ सर्कल। तो ये सब चीजें जानने के बाद इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, मैंने पढ़ाए हैं आपको, आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। चलिए, तो उसके बाद जब सर्कल और लाइन आप पढ़ लेते हैं तब आता है सर्कल और सर्कल, और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम कभी पढ़ेंगे सर्कल एंड अदर कर्व। तो देखिए, आपका सर्कल इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चंस दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, और सर्कल में हम जानेंगे कि कैसे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स निकाली जाती हैं दो सर्कल के बीच में, दो सर्कल के बीच में एंगल क्या होता है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होता है दो सर्कल के बीच में, और फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या है, इनके सवाल कैसे हैं प्रीवियस ईयर में, और रेडिकल एक्सिस क्या होती है, और साथ साथ पूरा पढ़ते हुए कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स हम पढ़ेंगे। तो बिना टाइम खर्च किए हुए हम शुरू कर देते हैं। फिर देखिए, तो सबसे पहले हम शुरू करें तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए सर्कल्स और सर्कल्स की बातें, ठीक है। आइए, तो सर्कल्स और सर्कल में दो सर्कल आपके पास इसका मतलब होंगे, तो मैं पहले आपका शुरू कर देते हैं। यस, आज हम दो सर्कल और दो सर्कल की बात करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो सर्कल होंगे सर, एक को हम S1 नाम दे दिया करेंगे, बिल्कुल थ्रू आउट कॉन्सेप्ट आप यही समझेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम पहले सर्कल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे सर्कल को भी कुछ इस तरह से मान लेते हैं, प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जब दो सर्कल आ ही गए हैं तो अब इनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे ये हो सकते हैं, उस बात में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला केस उठाऊंगा मैं कि हम दो सर्कल ले रहे हैं और वो आपस में कोई टच नहीं कर रहा है एक दूसरे, तो केस 1। तो इस केस में हम एक काम करते हैं, हम सर्कल लेते हैं और, ठीक है, और देखते हैं वो आपस में टच नहीं करने चाहिए, ऐसा कुछ सर्कल, दो सर्कल मान लेते हैं फटाफट, ये लो, ठीक है, दो सर्कल आगे साहब, ठीक। अब इन दो सर्कल को बढ़िया तरह बना लेते हैं। मैं इसमें कंडीशन ये लेके चल रहा हूं कि ये दोनों अभी दूर हैं, फार अपार्ट हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर बता दूं कि अगर आपने सर्कल लिख लिए हैं ये दोनों, तो इनके फटाफट आप मुझे रेडियस और सेंटर्स बता दें। तो इसका सेंटर होगा -g,-f1, ठीक है, सेंटर C1, और रेडियस इसकी हम R1 मान लेते हैं कैपिटल, दैट इज रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, सबको पता है। इसी प्रकार इधर भी आप इनके भी दो बातें जान लें, जब भी आपको दें सर्कल तो फटाफट आप उनके सेंटर्स तो जरूर लिख लें, ठीक है, इस प्रकार से रेडियस अगेन रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ठीक है। ये लिखने के बाद अब जैसा कि हमारे पास यहाँ दो सर्कल हैं, हमने ये कंडीशन ली है कि दोनों दूर हैं, फार अपार्ट हैं, तो इसका सेंटर C1 यहाँ, सेंटर C2 यहाँ, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन C1 C2, और इसको डिस्टेंस भी हम आगे चलकर D मान लेंगे, तो फिलहाल के लिए आप इसकी डिस्टेंस को D रखें, चलिए, जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने रेडियस भी माना है, तो रेडियस क्या, इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, दैट इज, अच्छा कैपिटल लिया है मैंने, तो आप स्मॉल ले लेना R2।
तो जब भी दो सर्कल आपस में दूरी रखेंगे तो यहां पर कुछ बातें समझ में आ रही हैं और कुछ खास खास बातें समझ में आ रही है कि टेंजेंट में अगर पूछूं तो कितनी टेंजेंट गड़ रही है इन पे, तो टेंजेंट इन पे 4 पड़ सकती हैं। 2 डायरेक्ट टेंजेंट कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जहां पर ये ट्रांसवर्स और डायरेक्ट, जहां पर ये ट्रांसवर्स और डायरेक्ट एक दूसरे को अगर कट करती हैं, वो एक्सेस पे कट करती हैं, लेट पी, और ये भी आगे जाकर कहीं तो कट करेंगे, क्यों, आपस में एक इनका भी हार्मोनिक पेयर्स होते हैं बेसिकली एक दूसरे के, पी और क्यू। हमें इतना दिक्कत नहीं है तो हमें कुछ काम काम की बातें लिख लेते हैं केस 1 में। जैसा कि पहला, हम पहचानेंगे कैसे कि सर दूर दूर हैं, तो बहुत सिंपल सी साधारण बात है कि आप C1 C2 सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस निकालें। अगर वो आपकी डिस्टेंस बड़ी आ जाए, ठीक है, दिख भी रहा है फोटो से, ग्रेटर आ जाए रेडियस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि रेडियस के जोड़ से, तो आप बोल सकते हो कि सर्कल्स आर फार अवे टू ईच अदर। यहाँ पर लिख देते हैं सर्कल्स आर फार अवे, या नॉट कटिंग नॉट टचिंग, नो कट नो टच, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, नो कट नो टच, ठीक है, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई तो दूसरी बात, जैसे ही ये कंडीशन हमें समझ में आई तो हमें दिख रहा है कि 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकते हैं। तो यहां पर 4 कॉमन टेंजेंट्स हैं, सबको दिख रही होंगी 4 कॉमन टेंजेंट्स, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उसके बाद 4 कॉमन टेंजेंट हैं जिसमें कि 2 डायरेक्ट हैं और 2 ट्रांसवर्स हैं। 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स, इनको डीसीटी लोग बोलते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट्स, एंड 2 इनडायरेक्ट नहीं बोलते, ट्रांसवर्स बोलते हैं भाई, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। अच्छा, इनके इक्वेशन भी निकालने के लिए पूछते हैं लेकिन उन पर सवाल आते नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। मैंने जैसे ही बोला P यहाँ पर पॉइंट है और Q बाहर कहीं होगा, वो एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अब आप ये समझेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं, तो R1/R2 का रेशियो बनाता है, मतलब P और Q, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम पूरा निकाल लेते हैं। इतनी आवश्यकता हमें नहीं होती, तो हमें 2 चीजें जरूर ज्यादा पूछी जाती हैं कि इनके बीच कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी और कंडीशन क्या है, ठीक है। तो टेंजेंट के इक्वेशन यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल, दूसरा केस लेते हैं इसमें, केस 2। केस 2 ये है कि अब सर्कल दोनों थोड़ा क्लोज आ गए हैं और एक दूसरे को टच करने लगे हैं। तो अब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ वैसा ही फोटो बनाना चाहिए। तो बिल्कुल जल्दी से फोटो बनाते हैं। तो ये 2 सर्कल्स मैंने अपने माने जो कि अब आज एक दूसरे को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पर। जहां टच कर रहे हैं वहां से इनकी एक कॉमन टेंजेंट्स भी जा सकती है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगी, दिस इज कॉमन टेंजेंट, यानी कि आज इनको कॉमन टेंजेंट ये मिली। अच्छा, ये स्पेशल कॉमन टेंजेंट है, आप समझेंगे कि इसका इक्वेशन, जैसे कि सर्कल हम मान रहे हैं S1 = 0, हमारा पहला सर्कल, और दूसरा सर्कल S2 = 0 मान रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दी जाती है। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, S1 - S2 = 0। तो बिल्कुल याद रखिएगा, कई जगह यूज हो सकती है आपकी। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन ये बनती है, ये खास कॉमन टेंजेंट है जो बीच में बन रही है, आप इसी तरह याद करें इसके। अच्छा, और भी इसमें कॉमन टेंजेंट्स बन रही हैं। दूसरा मैं सारी चीजें मेंशन कर देता हूँ, C1 C2, बीच की डिस्टेंस C1 C2, और इनकी रेडियस कुछ आज R1 और R2 बराबर हो जाएंगे। कॉमन टेंजेंट की बात करें तो 2 और कॉमन टेंजेंट पड़ रही है साहब, एक इधर से जाएगी, टच करवा लेना इसको, और एक ऐसे जाएगी। तो ठीक है, इसके बारे में, इस फोटो के बारे में हमें कुछ खास खास बातें पता चल रही हैं, लिख लेते हैं। तो क्या खास बात पता चली? पहली ये कि कंडीशन क्या है सर, पहचानेंगे कैसे? तो इफ C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, यानी कि 2 सर्कल देंगे तो देखो आपको सेंटर्स पता है, डिस्टेंस आप ले लेंगे और रेडियस भी आप ले लेंगे। अगर R1 + R2 के बराबर होने लगे तो आप समझ जाना, देन बोथ सर्कल्स टचिंग ईच अदर, ठीक है, बोथ सर्कल्स टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सब कुछ दिख भी रहा है। अच्छा, वेरी गुड, टच कर रहे हैं। दूसरी बात, एक खास कॉमन टेंजेंट मिल रही है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं। तो 3 आज कॉमन टेंजेंट है, पिछले वाले में 4 थी, है ना, टेंजेंट्स, और इसमें 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं, ठीक है, आप आराम से देखते रहिए। 2 डायरेक्ट टेंजेंट्स हैं, इनके इक्वेशन वो ज्यादा नहीं पूछते, फिर से बोल दे रहा हूं। और एक खास टेंजेंट है, 1 इज कॉमन टेंजेंट, 1 इज स्पेशल कॉमन टेंजेंट बोलो या जैसा भी बोलो, 1 अलग कॉमन टेंजेंट है दूसरी प्रकार की। यानी कि डायरेक्ट टेंजेंट जो थी आज 2 की वजह 1 ही बची। आप इसको एक तरीके से ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोल सकते हैं, यस।
इसका इक्वेशन बन जा रहा है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। वेरी खास 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 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका केस 2 हो जाता है। यहाँ पर केस 2 होते ही आप यहां पर पाएंगे कि अब दूसरा केस भी होना चाहिए। तो ठीक है, दूसरा केस, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा अब इंटरसेक्ट और करवा देते हैं। तो केस 3 पर चलते हैं। तो बात करते हैं केस 3। तो अब हमें कुछ सर्कल्स को क्या करना चाहिए कि आपस में ऐसा कुछ देखें कि ये टच तो कर ही गए, अब इंटरसेक्ट करवा देते हैं दोनों को, ठीक है। आइए, तो दो सर्कल हमने लिए और आज इनको इंटरसेक्ट करवा दिया सब इस प्रकार से। तो आओ फटाफट बात कर लेते हैं। यस, पहला सर्कल S1 इज इक्वल टू 0, मैंने इक्वेशन पहले ही लिखी है, S2 इज इक्वल टू 0। अब धीरे धीरे जैसे ही कट किए इनके बीच कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिख रहे होंगे, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहे। कल को इनके बीच एंगल भी पूछ सकते हैं। बहुत सवाल यहाँ से धीरे धीरे बनने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ये बहुत काम का रिजल्ट है। सबसे ज्यादा सवाल इसी पर पूछे गए हैं। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस जो होगी आज उनके रेडियसेस के सम से कम हो गई होगी। दूसरी बात, कॉमन टेंजेंट की बात करें सर, तो कॉमन टेंजेंट आज दो कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स दिख रही हैं कुछ इस प्रकार से। और आज कॉमन टेंजेंट जो थी पहले, वो आज कॉमन कॉर्ड का रोल निभा रही है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसको कहेंगे हम कॉमन कॉर्ड, दोनों की है। तो इस पर भी कई बार इसका भी जिक्र उठेगा, तो मैं बता दूं इसका भी इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 देते थे। बहुत बढ़िया बात, कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड टू सर्कल्स, ठीक है। तो इसका इक्वेशन आ जाता है, बहुत काम की बात है। आप इसको डिब्बे में बंद कर लें, हम लिख भी लेंगे। चलते हैं, अब बात करते हैं कंडीशन से, फिर से अपनी बात शुरू करते हैं कि इफ, पहली बात कि अगर C1 C2, अब यहां पर दो बातें हो जाएंगी, ध्यान से देखना कि C1 C2 सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियसेस के सम से तो छोटी हो गई, लेकिन उनके डिफरेंस से आज भी बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन ये रहती है, आज भी बड़ी है। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 एंड लेस देन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जेईई में कई सारे सवाल आपको अभी देखने को मिलेंगे। दूसरी काम की बात, अगर ऐसा हो रहा है तो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो यहां से टच अब नहीं कर रहेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हेंस कॉमन कॉर्ड फॉर्म, हेंस कॉमन कॉर्ड फॉर्म्स। तो एक कॉमन कॉर्ड फॉर्म हो रही है, जिसका की इक्वेशन भी हम दूसरे पॉइंट में दे देते हैं। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिख लेते हैं, कॉमन कॉर्ड इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। जस्ट आप दोनों सर्कल्स को घटा दें, ठीक है। जो सर्कल हमने पहले लिखे थे आप उनको घटा दें, आपको कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। तीसरी चीज, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पर बात करें तो 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं दोनों के बीच, 2 कॉमन टेंजेंट्स, और इनको आप ऐसा भी बोल सकते हो ये डायरेक्ट टेंजेंट अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स पूरी तरह से खत्म हो गई, डायरेक्ट टेंजेंट्स, ठीक है। तो इस पर आपके सवाल इनइक्वालिटी बेस्ड मिल जाएंगे, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इंटरसेक्ट कर गए, और ये बात, और कोई खास बात यहां पर है नहीं। तो अब हम मूव करेंगे केस 4 पर। तो केस 4 क्या है भाई, केस 4 पर चलें। तो केस 4 ये है कि अब इंटरसेक्ट करेंगे और अंदर ले आते हैं दोनों सर्कल को, तो देखते हैं क्या होता है। तो केस 4 का मतलब है फिर से दोनों सर्कल, ठीक है, अब एक दूसरे के अंदर आ गए हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल इसको अंदर आकर इस प्रकार से टच कर सकता है। तो आप ये फोटो देख लीजिए और इस पर कहानी शुरू करते हैं। तो पहला सर्कल जैसा कि हमारा S1 इज इक्वल टू 0 है, सेकंड सर्कल हमारा S2 इज इक्वल टू 0 है। कुछ इसकी सेंटर्स हैं C1 C2, कुछ इस प्रकार से C1 यहाँ ले लेते हैं, इनके बीच ज्वाइन कर दें तो C1 C2 है। रेडियसेस मेंशन कर दें तो ये इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, और इस पहली वाली का रेडियस आप R1 ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कुछ इस प्रकार से फोटो पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर भी दोनों की एक कॉमन टेंजेंट अभी भी जिंदा है, ठीक है। आज बाकी कॉमन टेंजेंट तो नहीं मिलेंगी, तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि यही एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों की है, दोनों को टच कर रही है। तो इसको भी हम कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, और इसका इक्वेशन भी हम उसी प्रकार देंगे जैसा कि पीछे दिया है। तो इस कॉमन टेंजेंट, ये खास कॉमन टेंजेंट, आज डायरेक्ट टेंजेंट भी खत्म हो गई, तो इसका भी कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से।
बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम आएंगे हमारे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर के कॉन्सेप्ट्स में ये। तो अब हम कंडीशन लिखते हैं कि कहानी क्या होगी, इसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो पहली बात, अब C1 C2 जो है दोनों का, वो आपका रेडियसेस के जोड़ के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, यानी कि मॉड R1 माइनस R2, कि अगर डिफरेंसेस के बराबर आ जाए, तुम आप देखोगे यहां से पाओगे, देखिए इतना रेडियस है, आप यहां से यहां तक जोड़ दें पूरा, तो मैं कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ये आपका रेडियस 1 है, तो अब C1 C2 के बीच की डिस्टेंस जो ये बचेगी दैट इज R2 माइनस R1 ही बचेगी। तो बिल्कुल अगर ऐसा है देन सर्कल्स टचिंग इंटरनली, वहां पर एक्सटर्नली था, टचिंग इंटरनली टू ईच अदर, है ना, टू ईच अदर, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज कि आपको ये कॉमन टेंजेंट जानना, तो यहां पर एक ही कॉमन टेंजेंट मिल रही है, तो ओनली वन कॉमन टेंजेंट, जिसका कि इक्वेशन हम लिख लेंगे, काम आएगा आगे। इक्वेशन इज S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी यहां पर। तो क्या आपको ये पूरी बातें समझ में? एक और केस है इसका, मैं यहीं पर बता देता हूँ, छोटी सी बात है, एक और केस है इसका, लेकिन वो हम करते नहीं है ज्यादा, उस पर सवाल भी पूछे नहीं जाते। तो केस फिफ्थ आप लिख लीजिए यहाँ पर, केस फिफ्थ आप थ्योरी के हिसाब से देख लीजिए अपना, तो मैं करवा देता हूँ। केस फिफ्थ में क्या है कि अब अगर किसी सर्कल के अंदर ही पूरा सर्कल समा गया, छोटा सा सर्कल, कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। केस फिफ्थ यहाँ पर बना देते हैं, ये रहा, और इसके अंदर ही पूरा सर्कल अगर आ गया और टच भी नहीं कर रहा, और कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब इस पर सवाल तो ज्यादा बन नहीं पाते, ठीक है। C2 मान लेते हैं, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, और ये दोनों सर्कल है अपने, SS1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा सर्कल S2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सिर्फ कंडीशन लिख लेते हैं, व्हेन वन सर्कल इज कंप्लीटली inside अदर सर्कल, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी सर, कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल कंडीशन है अपने पास, C1 C2 आज मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाएगा, तो अगर दोनों के डिफरेंस से भी छोटा हो गया तो आप समझ लेना एक दूसरे के अंदर ही है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात लिख लेते हैं कि यहाँ पर आज के दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका सवाल ज्यादा बनेगा ही नहीं, ठीक है। और किसी प्रकार का सवाल बन सकता है तो बन जाए, लेकिन कॉमन टेंजेंट वगैरह का नहीं बनेगा। तो नो एनी कॉमन कॉर्ड, नो एनी कॉमन टेंजेंट, नो एनी कॉमन टेंजेंट as well as chord, as chord। अब इस पर सवाल सर फिर कैसे बनेंगे? सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे अगर आपको सवाल एक करना हो तो मैं बता, सवाल एक है ना कर देता हूँ, वो COC का कॉन्सेप्ट का सवाल बनता है। तो इतनी बातें आपकी हो जाती हैं, यहाँ तक आप ध्यान रखिए। अच्छा, इसका सवाल अगर कराना हो तो एक अपने पास सवाल है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। चलिए, सवाल कुछ इस प्रकार से होता है, देखो थोड़ा उल्टा सीधा हो जाए, मुझे डाटा याद है, कुछ इस प्रकार से कि इफ या लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट, सवाल लिखें आप, फ्रॉम पॉइंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू सर्कल, एक दूसरा सर्कल लेते हैं, टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर touches another circle x square plus y square is equal to a square, then relation between ABC, between A, B, C। बेसिकली सवाल APGP से पर बेस्ड है, तो वहां से आते हैं ऑप्शन। एग्जैक्टली मैंने देखा मेरे सर्कल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो सवाल है बिल्कुल आपका जो लास्ट पॉइंट की है उस पर करेंगे, बेसिकली जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम अभी आगे करेंगे। तो अब ये सवाल फटाफट समझ लें कि कहानी क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 सर्कल आपको दिए, आप ध्यान से अगर सर्कल्स को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे इनका सेंटर ओरिजिन सेम है,
है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ऐसे सर्कल को। तो हम फटाफट 3 सर्कल बना लेते हैं और फोटो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये 3 सर्कल ले लिए सर, ठीक है, आओ इनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने वाली बात है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक सर्कल बहुत बड़ा है, ठीक है, एक सर्कल छोटा होगा, ठीक है। तो 1 मिनट अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। एक सर्कल ये ले लिया मैंने, और एक सर्कल और ले लेते हैं। भाई यार क्या हो रहा है, यस थोड़ा 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा फोटो बन जाने दो, और एक थोड़ा इसके अंदर ले लेते हैं। अरे यार तुम क्यों छोटे हो गए हो। चलो मुझे नहीं लगता इससे छोटा कर पाऊंगा मैं। चलिए कुछ हद तक अब बनाने की कोशिश की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 सर्कल हैं, और पूरी कहानी समझेंगे। जैसे कि अगर आपने पिछले लेक्चर समझे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां से आ सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं एक फ्रॉम पॉइंट ऑन दिस, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो कोई एक सर्कल पर है जिससे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दी जा रही है किसी दूसरे सर्कल को, जो कि x² + y² b² है, और एक तीसरा सर्कल है जिसको कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टच कर रही है। तो आप एक काम कीजिए, मैं समझ गया, ये बाहर वाला सर्कल यहाँ पर ही पॉइंट ले लेते हैं। ये सर्कल रहना चाहिए x² + y² = a², जहां पर कोई पॉइंट है और वो है ना टच कर रहा है जिसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपको भी पता है कि बाहर पॉइंट से मिलती है, मैंने उधर ले लिया, बना देते हैं। 1 मिनट, बिल्कुल। तो ये कोई पॉइंट अगर हमारा इस पर रहा है सर्कल पर, बाहर वाले सर्कल पर, तो उसकी वजह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बन रही है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बाहर पॉइंट की वजह से बनती है, किसको कैसे बनती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को जोड़कर। लेकिन सर 1 मिनट, यहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है जो बनेगी, यानी कि सीओसी बनेगी, वो तीसरे सर्कल की टेंजेंट भी होनी है, यानी कि कुछ इस प्रकार से फोटो है। यानी कि एक तरीके से ये जो है आपकी ये सीओसी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये बाहर पॉइंट था, और इसका मतलब ये सीओसी किसकी बन रही है वो देख लेते हैं। तो आपको पता होगा ये जो सर्कल होगा फिर जिसको टच कर रही है दैट इज इसकी रेडियस मैं ए मान लूं, है ना, टचेस अनदर सर्कल तो इसकी रेडियस ए होगी, और ये जो सर्कल है अंदर वाला वो होगा x² + y² = b²। ठीक है, तो आपको बेसिक कहानी यहाँ पर समझ में आ गई, फोटो कैसा है, इज इट क्लियर। c² होगा, बाहर a² है, ये c² कर लो भाई, c²। सी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप रेडियसेस देख लीजिएगा, उस हिसाब से कहानी कैसे शुरू करेंगे। एक काम पहला करते हैं, तो पहली चीज है हमें सीओसी की आवश्यकता है। तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन पर कोई पॉइंट अपना मान लें, क्या करें, तो हमें एक पॉइंट ले लेना चाहिए जो कि इस सर्कल पर लाई कर रहा है, दैट इज HK, और इससे हमें एक सीओसी बनानी चाहिए किस पर, दूसरे सर्कल पर जिसको बन रही है। तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सीओसी या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर x² + y², किसकी सीओसी बननी है, b² की, b² फ्रॉम पॉइंट HK। ठीक है, तो अगर इससे आपको सीओसी इसकी लिखनी है तो आप सीओसी कैसे लिखते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t = 0 कैसे लिखी जाती है आपको पता ही होगा, hx + ky और b² ऐसे ही रहेगा = 0। ठीक है, तो ये आपकी सीओसी बन गई है। लेकिन आप एक खास बात यहाँ पर और समझें कि जिस पॉइंट से आपने सीओसी ली है, दूसरी बात वो उस पर ही लाई कर रहा है, तो h, k लाई ऑन x² + y² = बाहर वाला कौन सा है, a²। ठीक है, तो इसका मतलब h² + k² = a², बिल्कुल तय है। ठीक है, कहानी क्लियर हो रही है, ये भी एक बात अपनी क्लियर हो गई। दूसरी बात सेकंड, तो अब हम पाएंगे, थोड़ा नीचे करता हूं मैं, अब अगर आप ध्यान से देखें इसको पूरी कहानी को, कि
ये हमें सीओसी का इक्वेशन इसका मतलब मिल गया है। अब ये सीओसी जो है टेंजेंट का रोल प्ले कर रही है किसी दूसरे सर्कल के लिए, यानी कि अगर इस सर्कल के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो ये अब सीओसी अब टेंजेंट है। तो तीसरी बात में हम ये कह सकते हैं कि सीओसी इज टेंजेंट टू कौन सा सर्कल है, सी स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और आपको पता है कोई भी अगर दावा करती है कोई भी लाइन कि मैं इसकी टेंजेंट हूं, तो आपको पता होगा कि उसके लिए उसको P इज इक्वल टू आर से गुजरना पड़ता है। P क्या है, R क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले लेक्चर्स के, कि P होती है डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आप इस पर परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस मॉड बी स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस क्योंकि 0 0 से, डिवाइड बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस कितनी है इसकी सी, तो यहां पर सी रेडियस आ गई। अब आप तीनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर पुट कर सकता हूं, मॉड लगा है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी। तो फाइनली यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपको प्राप्त होगा। और ये दोनों में आपस में संबंध ये है कि ए बी सी जीपी में है साहब। क्या बात क्लियर? तो ये एक बढ़िया सा सवाल हो जाता है आपका जब सर्कल एक सर्कल दूसरे के अंदर हो, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर आपका ये क्लियर हो गया तो अब हम जितनी भी कहानी पढ़ी है हमने उस पर कॉन्सेप्ट्स पर हमें उन पर क्वेश्चन कर लेने चाहिए। चलिए तो सवाल पर आते हैं। ये सवाल में कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताइए भाई इनके बीच में। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए हमें दो बातों की आवश्यकता होती है कि हम उनके सेंटर्स लिख लें। तो फटाफट सवाल सॉल्व करेंगे तो इसका C1 आप लिखेंगे, इसका R1 आप लिखेंगे, इसका C2 लिखेंगे आप और इसका R2 लिखेंगे। फटाफट आप अपनी रफ कॉपी में लिख लें। तो मैं लिख रहा हूँ C1 जो आएगा 2,3 इसका आएगा यहाँ से, और R2 कैसे होगा 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 12, 9 और 4 13 12 25 5 आ जाता है भाई। C2 कितना आ जाएगा तो माइनस 3 6 18 का था माइनस 9 और अंडर रूट, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना। तो 9 प्लस 81 माइनस 26, 9 प्लस 81 कितना हो जाता है 9, 90, 90 से 26 जाएगा 64 बचेगा क्या, एक बार चेक कर लें भाई आप लोग, मुझे तो पता नहीं। ठीक है, हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 8 आ रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली आप यहाँ पर से फटाफट C1 C2 चेक करेंगे तो C1 C2 कितना आ जाएगा, रूट ऑफ इनके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो 2 माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 9 3 12 12 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर। फटाफट ये पाया हमने 13, और हमने R1 प्लस R2 भी करके देखा, हमने R1 प्लस R2 करके देखा तो अभी हमने पाया 8 और 5 13 होता है। तो जब भी आपका, अब पीछे जाएं कॉन्सेप्ट पे, आप देखें कि R1 प्लस R2 जब दोनों बराबर होते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स होती हैं। तो मुझे लगता है जब दोनों बराबर होते हैं तो फोटो कुछ इस प्रकार से होता है। छोटा सा फोटो बना देता हूँ, क्या इस प्रकार से फोटो पीछे पड़ा ऐसा है, तो कितनी कॉमन टेंजेंट 1 2 3, तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेगी भाई 3 टेंजेंट्स बन जाएंगी। तो ये आपका सवाल हो जाता है बहुत आसान। आगे बढ़े, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दिस एंड दिस आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इनकी जो कॉमन टेंजेंट है वो किससे पास कर रही है, तो कॉमन टेंजेंट हमें लानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से प्रकार के कॉमन टेंजेंट रखते हैं। तो एक मिनट फटाफट सेंटर से कहानी शुरू करते हैं। 0 0 एंड रेडियस R1 इज 2। यहाँ पर देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं पहले भी आपको हिंट करूंगा, अगर आप सर्कल चैप्टर बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो जब भी आपको सवाल में सर्कल दे तो आप सेंटर और रेडियस निकालने में एकदम से है ना महारत हासिल कर लो, 1 मिनट में आना चाहिए। तो सेंटर C2 -3 -4 एंड रेडियस R2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और 25 लिख दूं क्या डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 24, 25 और 24, ये तो भाई गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं। 5 4 9, अच्छा 9 और 2 2 4, अच्छा आ गया 7, सही सा आ गया। अच्छा अब एक मिनट डिस्टेंस C1 C2 में चेक कर लेता हूँ खटाखट। C1 C2, तो C1 C2 निकालने गए तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बोले तो 16, 4 का स्क्वायर बोले तो सॉरी उल्टा ही बोल गया, 9 प्लस 16 तो ये आ रहा है 5, और R1 R2 आपकी ज्यादा आ रही है। तो आज के दिन आपको समझ में आ रहा है कि if R1 प्लस R2 जो आपका आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए मैंने कोई गड़बड़ ना की हो, बस एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 3 का स्क्वायर ठीक है, माइनस माइनस प्लस 24 29 49 7, और इधर आ रहा है C1 C2 के बीच के डिस्टेंस 0 0, यस बिल्कुल, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 25 5,
ठीक है, तो R1 प्लस R2 आपका प्राप्त हो रहा है 7 5 12, बट आपका C1 C2 जो है वो कितना मिल रहा है 5। ठीक है, तो आप ये बताइए कि R1 प्लस R2 जो है ये कैसे संभव है? द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। रुक जाइए, कुछ गड़बड़ लग रहा है किस सवाल में, 1 मिनट में गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 0 0 24 7 R1 R2 आ गया है आपका R1 R2, तो 49 का 7 होता है ना। 1 मिनट, R2 निकालने में गड़बड़ तो नहीं हुआ? -3 का स्क्वायर, भाई हाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो ये आपको पता चल ही जाएगा क्वेश्चन में। तो ये होता है R2 कैसे लिखते हैं हम, 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और माइनस प्लस 24। सही तो है? 25 24 49 ही होता है भाई, 7 ही आ रहा है, R2 7 आ रहा है, यानी कि अंदर है और रेडियस 2 है। बिल्कुल, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि फोटो किस प्रकार से होगा। चलिए, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, यानी कि एक सर्कल है और उसके अंदर है। चलो हम ये भी नहीं करते, हमें पता है ऑल्सो पासेस थ्रू कॉमन टेंजेंट इन दोनों की। तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन एक बहुत शॉर्टकट मेथड आपको पहले ही बताया है कि आप S1 माइनस S2 करके देखें। ठीक है, तो हम भी जल्दी से कर लेते हैं। तो S1 माइनस S2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मैं इधर ही लगा देता हूँ, तो आपको माइनस माइनस प्लस ये दोनों साफ हो गए, तो हो जाएगा 6x प्लस 8y और माइनस 24 और प्लस कितना हो गया -20 -20 इज इक्वल टू 0। और आप एक काम कीजिए, हिट एंड ट्रायल मार के, या फिर आपके पास पॉइंट्स हैं आप उनको देखकर निकाल सकते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन चेक करने हम जा रहे हैं, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पास करता है कि नहीं करता, देखेंगे आंसर आता है। तो 6 - 2, तो 6 6 36 और -2 8 2 16, 16 -20, क्या 0 आ रहा है? बिल्कुल जी, तो 0 आ ही रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है बिल्कुल। तो ए हमारे लिए सही ऑप्शन लग रहा है। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 4 और -2 फिर तो आएंगे नहीं, 6 चौक 24 और -8 दूनी 16, -16 और -20 नहीं आ रहा है। तो भाई ये बिल्कुल मुझे लग रहा है बहुत ही साधारण सवाल था, लेकिन कुछ बनाने वाले ने कुछ गड़बड़ किया है ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, वरना कॉमन मैंने आपको बताया, कॉमन टेंजेंट की बात करें 2 सर्कल देकर, तो आपको पीछे इक्वेशन पता है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। तो ये मैंने पहले ही बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि इफ द सर्कल्स दिस इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, तो अगर आपके 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो भाई इसके लिए बहुत साधारण कंडीशन है। मैंने पहले ही बोला कि आपको कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, mod R1 प्लस R2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ से इनइक्वालिटी के सवाल तैयार होते हैं आपके। तो लगातार आप 2 सवाल ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आपको तुरंत सेंटर्स लिख लेने चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C1 पहला सर्कल, सेंटर इज 8, 10, रेडियस 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 164। ये क्या हुआ, रेडियस 0 आ रहा है। अच्छा, उधर R भी है, रुक जाइए भाई गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। ये 16 8 का स्क्वायर 64, 100 और वो भी उधर से आएगा, तो 164 माइनस R स्क्वायर, तो -164 और माइनस R स्क्वायर। मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, तो फाइनली आप पाएंगे कि ये मुझे लग रहा है R स्क्वायर ही बचेगा, दैट इज R। चलिए, अच्छा दूसरे, ये पहला काम हो गया। दूसरे सर्कल के बारे में तुरंत सेंटर और रेडियस आप लिख लें। तो सेंटर 2 कितना मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, सेंट्रल फॉर्म में आपका दिया है 4,7 एंड रेडियस 2 इज 36, बोले तो 36 6। चलिए यहाँ तक आ गया। अब इनइक्वालिटी में फिट करें, C1 C2 दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखें। तो C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मैं लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से पाऊंगा, 8 में से 4 गया, कुछ गड़बड़ ना हो, बिल्कुल सही है G और F लिखने में, बिल्कुल। तो 8 - 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 10 - 7, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, बिल्कुल, लेस देन R1 प्लस R2, तो 6 प्लस R लिख दें, यस 6 प्लस R, और दोनों का डिफरेंस, तो mod R1 माइनस R2 को आप किसी से भी घटा दो, mod R - 6, ठीक है, लेस देन इक्वल। अब बात ये है कि यहाँ से आप देखिए कि ये mod वैल्यू है और ये सॉल्व करके आपका आ रहा है 5 और 6 प्लस R, और इधर mod R - 6।
आप चाहें तो दो अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, तो मैं पहला टुकड़ा लेके चलता हूं, ये दोनों, तो यहां से आ सकता है r इज ग्रेटर देन, 6 को आप उधर लें तो -1, ठीक है, -1 सॉरी 5 - 6, तो r इज ग्रेटर देन -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा इधर इसको इनइक्वालिटी को इधर देखें तो मॉड r - 6, इसको भी अलग आप ले लें 5, तो आप इसको नंबर लाइन से ले सकते हैं, टर्निंग पॉइंट इज 6, 5 इधर जाएगा 11 तक और इधर जाएगा 5 - 6 -5 -1 तक। तो आप पाएंगे कि इनसाइड रहना है इसको, तो यानी कि r की वैल्यू एक तो ये आ रही है कि -1 से 11, -1 क्यों आ रहा है मेरा, r ग्रेटर देन -1 यहां से आया, वहां से भी -6 प्लस, बिल्कुल सही तो जा रहे हैं। 1 से 11 कौन सा ऑप्शन सही लगेगा फिर, 1 से 11 मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया है, r, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, आपका सबसे बढ़िया आंसर यही लग रहा है, -1 होना चाहिए था, बस मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, r - 6, वेरी गुड, 5 C1 C2 के, ठीक है, तो ये ऑप्शन ज्यादा उचित है, r = 11 नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्टेड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ये बिल्कुल मिलता जुलता सेम सवाल एक और कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर से देखें तो पहला सर्कल के लिए आपको क्या क्या दिया, सेंटर 1,3 एंड रेडियस r1 इज r, ठीक है। दूसरी बात में आपको दूसरा सर्कल दिया है, सेंटर 2 आप लिख लें, 4,-1, ठीक है, 4,-1 रेडियस r2 इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 -8, 16 और 1 17, ठीक है, 17 से 8 जाता है 9 बचता है, तो आ गया 3। तो ये कहानी है। और इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जब भी आपको बोलेंगे दो सर्कल, तो इंटरसेक्शन की कहानी आपकी वही है कि आपको पता करना पड़ेगा कि दोनों के बीच रिलेशन ये होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, यस। चलिए भाई ये भी सवाल देखते हैं कैसे करना है, आइए। तो R1 C1 C2 के बीच के डिस्टेंस पहले लिख लेते हैं, C1 C2 के बीच के डिस्टेंस आ रही है √4 - 1 का होल स्क्वायर बोले तो 9, 3 का स्क्वायर और 3 - प्लस 4 का स्क्वायर बोले तो 16, तो ये आ गया R1 + R2 कितना हो जाएगा, R+3 आ जाएगा, और यहां से R-3 ले लेते हैं मॉड में। तो थोड़ी और देर रुकते हैं, तो ये हम पा सकते हैं कि 16 9 फिर से वही सिचुएशन, R+3 और ग्रेटर देन R-3, ठीक है, ये बात। एक सेकंड रुकते हैं, हम थोड़ा विचार करते हैं, मॉड R-3, अच्छा सॉल्व करते हैं, चलिए दोनों की बात वैसे माननी चाहिए, रुको एक मिनट, पहले इधर से देखते हैं। तो ये हो गया R+3 ग्रेटर देन 5, तो R इज ग्रेटर देन 2, पहली चीज, तो R इज ग्रेटर देन 2, डी ऑप्शन तो आ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा इससे देखते हैं एक मिनट, ये जब हम करेंगे तो 3 पर हम लाइन को उठा के पटकेंगे, है ना, और 5 5 3 में 5 जुड़ेगा 8 तक जाएगा, और 5 घटेगा तो -2 तक जाएगा, और लेस देन रहना है यानी कि रेडियस को, तो इन दोनों के बीच रहना है। अच्छा मुझे लग रहा है इसकी भी बात माननी चाहिए हमें, तो ग्रेटर देन 2, तो 2 यहाँ कहीं मिल जाएगा, अगर इसकी भी बात माने R ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा यानी कि 2 से 8 अगर है आपका ऑप्शन तो वो ज़्यादा उचित है। चलिए एक मिनट पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, ये सही है, ओके पीछे चलते हैं, तो पीछे भी यही काम कर सकते थे, तो 6 + R ग्रेटर देन यानी कि R ग्रेटर देन -1, तो इधर तो सही आ रहा है, मैं -1 से बड़ा इधर ही लेना पड़ेगा, और यस बिल्कुल सही है जवाब, तो -1 नहीं था बस हमारा, R लेस देन, यस यही सबसे अच्छा आंसर लग रहा है। चलिए तो यहां तक आप इतनी बेसिक बातें कि दो सर्कल में हम जब टच करवा रहे हैं, कट करवा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर हो रहा है, क्या कंडीशन है, तो आपके कुछ सवाल हैं जो पूछे गए सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे चलते हैं, देखेंगे क्या है हमारे लिए। तो यस एंगल बिटवीन सर्कल्स अब हमें जान लेना चाहिए, ठीक है, कि भाई दो सर्कल अब अगर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट तो हमने करवा लिया, कंडीशन भी देख ली, तो दो सर्कल अगर कट कर रहे हैं तो उनके बीच एंगल कैसे निकलता है, एक सेकंड बस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक फोटो तैयार करते हैं और एंगल को बाकायदा दिखाते हैं, ठीक है। दो सर्कल के बीच एंगल, तो दो सर्कल हम बना लेते हैं,
कुछ इस प्रकार से। और दो सर्कल अगर बन गए हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कट भी करेंगे 2 पॉइंट पर, कुछ इस प्रकार से। इनका कुछ सेंटर भी होगा C1 C2। अब चाहे तो पहले वो दो सर्कल मान सकते हैं, लेट सर्कल्स मान लेना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप भूल गए। तो फिर से मैं वही बात लिखूंगा कि अपने सर्कल दो ही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा सर्कल S2 अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यस, दो सर्कल अपने हैं, इनकी सेंटर, इनके रेडियस आपको पता होनी चाहिए। यस, चलिए तो अगर ये दो सर्कल हैं तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। इस डिस्टेंस को हम d बोल रहे थे तो बोल देते हैं। ये सर्कल जहां कट कर रहे होंगे वहां से अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो 1 मिनट ये इस प्रकार से, तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच अगर आगे तक आप देखें तो इस प्रकार से टेंजेंट इसको इंक्रीज कर सकते थे हम। तो कॉमन टेंजेंट यानी कि कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट बोलेंगे नहीं, तो जहां से इनकी दोनों की टेंजेंट, यानी कि एक चीज समझ में आ रही है, एंगल बिटवीन सर्कल्स का मतलब ये होता है कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट के बीच में एंगल। तो ये बात लिख लेते हैं। तो पहली चीज, एंगल बिटवीन सर्कल्स इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू सर्कल एट POI, टेंजेंट्स टू सर्कल एट POI बोलने का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली चीज ये हो गई। तो एंगल भाई अगर मैं ये थीटा मान लूं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये R1 होनी चाहिए, R2 होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस आपको पता ही है D। तो अगर आप इस ट्राइंगल को 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस ट्राइंगल को D, तो इसके बारे में एक फॉर्मूला बना सकता हूं मैं फ्रॉम कोसाइन रूल। इन ट्राइंगल नाम दे दें, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P और C1 C2, ट्राइंगल PC1 C2। तो यहां से आप पाएंगे कि अगर मैं cos थीटा लिखूं, ठीक है, अगर मैं cos थीटा लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, कोसाइन रूल अगर आपको आता है तो आप देखिए एक बार। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर घटा देते हैं और 2R1 R2। तो बिल्कुल ये आपका एंगल का फॉर्मूला आ जाता है। कल को π/3 एंगल है, ढूंढना है, कितना एंगल ढूंढना है, तो एक बस दो चीजों की आवश्यकता है यहाँ पर, एक C1 C2 दैट इज D हेयर, C1 C2 सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, एंड R1 R2 तो आपको पता ही है रेडियस। यानी कि दो सर्कल अगर कोई देता है तो मुझे वो C1 भी दे रहा है, रेडियस 1 दे रहा है, ये C2 भी दे रहा है और रेडियस 2 भी दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ ज्यादा आवश्यकता है। तो यानी कि कोई भी दो सर्कल अगर देके जाता है तो हम उनके बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, कोसाइन फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल। अब अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, यही फॉर्मूला हम निकालते हैं। कोई भी एंगल निकालना हो आपको दो सर्कल के बीच में, इस प्रकार से निकालेंगे। कई बच्चे सोचते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर उनके लिए टेंजेंट्स उन पर लाएं सर्कल पर, है ना। कई बच्चे ये सोचते हैं कि एंगल लाने के लिए काम करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, फिर टेंजेंट दोनों सर्कल की t = 0 लगाकर वो ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे, फिर स्लोप्स लाएंगे, फिर वो लाएंगे, तो काफी टाइम चला जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला है, हालांकि वो एक अप्रोच है। दूसरा, अब हम आगे चले तो इसके देखते हैं क्या है। हाँ, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है, तो उससे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं पीछे। चलिए, अगर मैं ये जो फॉर्मूला लिखा है अभी, आपको पता ही होगा यहाँ पर कि सेंटर 1 क्या है। सेंटर 1 में लिख देता हूं -g1, -f, f1। R1 इज रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, एंड सेंटर 2 जो कि सर्कल दूसरा है -g2, -f2, एंड रेडियस 2 इज रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ठीक है। ये आपका हो गया सर्कल, दो सर्कल। अब अगर इनमें कंडीशंस लगाते हैं तो इनके बीच एंगल का फॉर्मूला भी हमने लिखा, अभी लिख लेते हैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1 R2, तो ये फॉर्मूला है। अब इस पर थोड़ी हम और चर्चा कर सकते हैं आगे, जैसे कि मान लेते हैं किसी दिन थीटा हो गया साहब 0। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो जाता है, दोनों सर्कल के बीच में थीटा 0, इसका मतलब समझेंगे और फोटो बना के देखते हैं। ऐसे हम और भी चीजें कर सकते हैं। थीटा 0 होगा वो पहले बताइए। तो थीटा 0 होने का मतलब होता है cos 0 का 1 होना। 1 होने का मतलब हो गया कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1 R2 सब हो गया आज 1, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको गणित अगर आता है तो आप पाएंगे, ठीक है, -d = 2R1 R2, इधर प्लस से ले लूं
इधर आकर माइनस होकर ये परफेक्ट स्क्वायर बना देगा भाई इसके साथ, R1 R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और जब भी आप मॉड खींचेंगे तो आप पाएंगे कि R1 माइनस R2 तो हो गया D के बराबर। ये कहानी आपको कुछ समझ में आई? D के बराबर होने का मतलब आप समझे? D क्या था? D था सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, सही है कि नहीं? तो इसका मतलब C1 C2 आपका आ गया मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बीच। और मुझे उम्मीद है कि अभी अभी इसी पूरे लेक्चर में आप ये एक जगह पहले भी देखे हो कि ये कहाँ होता है, कहाँ होता है भाई? ये जब होता है जब एक सर्कल दूसरे को इंटरनली टच कर जाए, इंटरनली टच कर जाए सर, ठीक है? तो इंटरनली टच करवा देते। तो इसका अगर फोटो आप देखना ही चाहें तो ये होता है जब दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करें इस प्रकार से। तो ये आप फोटो आप देख सकते हैं, इनके एक कॉमन कॉर्ड भी होगी, दैट इज S1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0। तो आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर कट समझते चलें तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इनके बीच एंगल सर जीरो कैसे हुआ? एक ही जगह इंटरसेक्शन हुआ, आप क्या करें? वहां पर एक ही टेंजेंट पकड़ रही है, तो ये जो एंगल हुआ है ये बेसिकली इस तरह से अंदर आने की वजह से एक ही हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से और भी बातें की जा सकती हैं क्या? बिल्कुल की जा सकती हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, थीटा आज हम पाई कर दें क्या? 180 डिग्री, 180 डिग्री करते कॉस पाई आपको पता है -1 हो जाएगा। बोल दे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। आज हो रहा है -1, यानी कि इधर आते ही ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बनाएगा भाई, और इधर D स्क्वायर। तो आप क्या कहते हो आज के दिन, क्या कहने का इरादा है? तो आप पाएंगे कि आज मॉड R1 प्लस R2 मॉड लगाने की D के बराबर है। अब ये कहां होता था? ये माइनस पाई एंगल कैसे हुआ? यहां पर इसका मतलब थीटा कितना है? 0 है। अब ये कैसे होता है? ये भी फोटो आपने बनाया ही है, ठीक है? आप बनाकर देख लें। तो दो सर्कल मैंने फटाफट बनाए, ये फोटो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मुझे लग रहा है कब होता था ये, आप ही बताएं एक मिनट। तो R1 प्लस R2 शायद जब दोनों एक्सटर्नल टच करते थे तब होता था, यस, इस प्रकार से। तो यानी कि ये दोनों बातें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? R1 R2 और ये रहा C1 C2। तो यानी कि यहां पर आप देखें तो इंटरनल टच है, इंटरनली टचिंग टू ईच अदर, बोथ सर्कल की बात कर रहे हैं, और यहां पर एक्सटर्नली टचिंग ईच अदर, यानी कि एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच एंगल ईच अदर 180। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, देखिए ये एंगल था, वापस देखिए ये एंगल इतना हो गया तो हो गया 180, यानी कि दोनों सर्कल दूर चले गए और कैसा टच कर रहे हैं? अब एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। अगर यही एंगल इस तरह से आ गया यानी कि पूरी तरह से सर्कल आ गया और ये लाइन इधर आ गई, यानी कि इंटरनल टच। तो आई होप आपको ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब इसी के आगे अब हम एक काम करते हैं, स्पेशल तरीके से अलग से लिखा है मैंने, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो बिल्कुल, अब अगर हम देखें कि थीटा अगर सर π/2 हो जाए तो क्या होगा? तो यहां पर आप तीसरा केस आप समझ लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 व्हेन थीटा π/2, यानी कि दोनों सर्कल के बीच आज 90 डिग्री चलना है हमें, ठीक है? 90 डिग्री। कुछ काम की बातें देखेंगे, ठीक है? सवाल भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सवाल यहीं से इस पर से आते हैं। तो cos π/2 फिर कितना होगा आप मुझे बताएंगे? cos 0 1 होता है, cos π/2 होता है अनंत, दैट मीन्स इन्फिनिटी, बोले तो 1/0। और cos π/2 भी हम कैसा लिख रहे थे? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2 हम लिख रहे थे इज इक्वल टू 1/0। तो फटाफट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, सॉरी 1/0, ठीक है? तो यहां से फाइनली R1 स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो G1 स्क्वायर रूट है, एक मिनट, तो रूट है तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 और प्लस G2 स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, R1 R2 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू D मतलब सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस। तो सेंटर्स आपके पीछे आपने पता ही है, G1 G2 सॉरी G1 माइनस F1, इस प्रकार से। तो उनके बीच की जब देखेंगे तो -G1 -G2 उधर है, तो एक मिनट G2 माइनस G1 आप लिख सकते हैं, दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? थोड़ा चेक कर लेते हैं। सेंटर्स मैं याद दिला दूं, सेंटर आपके ये थे -G1 कॉमा माइनस F1, ठीक है? C2 -G2 कॉमा माइनस F2, ठीक है? एंड यहाँ पर R1 आप देखें तो रूट ऑफ G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड R2 इज
माइनस C2 बराबर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखिए इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो मैंने लिखी है तो मुझे लगता है सही लिखी है, अपोजिट साइन है ना, सेम साइन घटेंगे। तो अब स्क्वायर था इधर तो रूट हटा देता हूं मैं अगेन, तो रूट हटाकर मैं परफेक्ट स्क्वायर ओपन ही कर देते हैं, तुम समझ गए होगे। चलो चल लिख देते हैं, तो G2 माइनस G1 होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 होल स्क्वायर। 2 मिनट रुकिए और कैलकुलेशंस देख लीजिए बस एक बार, जिंदगी में दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे भाई, है ना। -2 F1 F2, मुझे लग रहा है ये सॉरी ये दोनों कट गए, ठीक है भाई, कट गए। तो फाइनली यहाँ से आपकी एक बेहतरीन कंडीशन आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्या ये कंडीशन मिली? यस, बिल्कुल, थोड़ा भी सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी आज के दिन की, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी मतलब 90 डिग्री, यानी कि कल को कोई 90 डिग्री पे कट करे या बोले ऑर्थोगोनलिटी, है ना, तो आप यही कंडीशन दो सर्कल के बीच अप्लाई करें। ज्यादातर सवाल कांस्टेंट निकालने वाले आते हैं, बोलते हैं दो सर्कल ये है एक सर्कल ये है और इनके बीच आप ऑर्थोगोनल हैं, आप ये कांस्टेंट फाइंड कर दीजिए, ये सी फाइंड कर दीजिए, ऐसे सवाल बनेंगे। तो 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो बिल्कुल, तो आप यहां तक आज के दिन पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, लेक्चर आगे भी बढ़ेगा। एक सवाल कर लेते हैं फटाफट ऑर्थोगोनलिटी का, ठीक है। तो कह रहे हैं सवाल में, सवाल इसके ज्यादा पूछे जाते हैं आपके स्टेट लेवल एग्जाम में, काफी ज्यादा सवाल आते हैं। तो द सर्कल दिए हैं आपको एंड दिस, तो मैंने आपको पहले ही बोला आप जैसे ही सर्कल मिला करें आप उसका सेंटर लिख लें। तो C2 मुझे आप बताएं सेंटर कैसे लिखा जाता है सर? डिवाइड करके। तो इसका y पार्ट आ रहा है, यानी कि x नहीं है तो 0 है, और दूसरा सेंटर आ जाएगा -k, ठीक है। रेडियस की बात की जाए तो रेडियस हो जाएगा 0 स्क्वायर 0 प्लस k स्क्वायर और माइनस, है ना, g का स्क्वायर माइनस c बोले तो k, कुछ इस प्रकार से। एंड दूसरा, या आप डायरेक्ट C1 C2 वाली कंडीशन लगा दें भाई, इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। ऑर्थोगोनल बोल ही रहा है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा था, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, तो आपको पता ही है कि 2G1G2 प्लस 2F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आपको अगर कंडीशन याद है तो आप कंडीशन पुट करें। 2G1G2, तो 2G1 इसको मान लेते हैं, तो G1 आ रहा है 1 इंटू G2 इसके पास है नहीं 0 प्लस 2F1 इसके पास है, F1 आ रहा है k इंटू F2 इसके पास मिलेगा, F2 कितना है k इज इक्वल टू C1 कितना है 6 प्लस k। तो क्या आपका ये आया यहाँ तक? अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बन रहा है 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे, 6 गुना 12 और 2 लाना है, -1 लाना है, 4 और 3, तो 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां से 2k कॉमन, ठीक है। आपको क्या क्या मिल रहा है? क्या ये है ऑप्शन में? ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक आज रोकते हैं, थोड़ा सा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसी में ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ तक आप ऑर्थोगोनलिटी वगैरह अगर मैं पूरा बताऊं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। नेक्स्ट इसी लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।